नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगी पड़ती दिखाई दी। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बीच काबुल से भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे अहम बैठक बुलाई है। कांग्रेस नेतृत्व जिस छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त थी, अब वहां से भी सब ठीक ठाक नहीं। इसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव मंगलवार को राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो इस बात से काफी खुश है कि जिस प्राइवेट सेक्टर को ग्रेनेड बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, उसने महज 5 माह के अंदर ही बेहतरीन काम करके दिखाया। महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस राणे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। शिव सैनिकों ने मंगलवार को महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई। वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री के खिलाफ पुणे, रायगढ़ और नासिक में एफआईआर तक दर्ज हो गई है। साथ ही औरंगाबाद और खेरवाड़ी में भी एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। पुणे और नासिक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया है। पुणे के चतुर्श्रृंगी पुलिस स्टेशन की एक टीम रायगढ़ के चिपलून के लिए रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये टीम नारायण राणे को गिरफ्तार करने जा रही है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल नारायण राणे सोमवार से यहीं पर है। राणे राज्यसभा सांसद है, इसीलिए पुलिस को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गिरफ्तारी के बाद उसकी जानकारी राज्यसभा अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी जाएगी। पुलिस ये जानकारी उन्हें हिंदी या अंग्रेजी में देगी। राणे के बयान के बाद शिवसैनिक आक्रामक नजर आए। नासिक में तकरीबन आधा दर्जन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर पथराव भी किया था। काबुल से आए गुरु ग्रंथ साहिब। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बीच काबुल से भारतीयों को निकालने का अभी सिलसिला जारी है। वहां आज 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंच चुका है। इनमें से 25 भारतीय नागरिक और 36 अफगानी सिख भी शामिल है। इस विमान में काबुल के गुरुद्वारों के 3 गुरु ग्रंथ साहिब भी लाई गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन और बीजेपी नेता आरपी सिंह खुद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये प्रांतीय अपने साथ माथे पे रखकर एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए थे। गुरु ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों को नगर कीर्तन के साथ दिल्ली के गुरुद्वारे में लाया जाएगा। इसके साथ खास पालकी साहिब भी तैयार की गई है। काबुल एयरपोर्ट से सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए तस्वीर सोमवार को सामने आई थी। यहाँ अफगानी सिख भारत आने वाली फ्लाइट के इंतजार में थे और इन दौरान उन्होंने ग्रंथ की प्रतियां सिर पर उठा रखी थी। इस पवित्र ग्रंथ को जमीन पर नहीं रख सकते हैं, इसीलिए लोग उन्हें सिर पर रखकर चल रहे थे। अमेरिका ने सोमवार को काबुल से 10,900 लोगों को निकाला है। 14 अगस्त से अब तक अमेरिकी सेना 48,000 लोगों को एयरलिफ्ट कर चुकी है। अमेरिका ने यह बताया कि जुलाई के आखिर से अब तक करीब 53,000 लोगों को रिलोकेट किया जा चुका है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति के साथ साथ तीसरी लहर से निपटने को लेकर चर्चाएं होंगी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग भी शामिल होगा। गृह मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है। इसके मुताबिक
अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी। साथ ही कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को बच्चों एवं युवाओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम करने की भी सलाह दी है। विशेषज्ञों की कमेटी का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों व युवाओं के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे व युवा कोरोना से संक्रमित होने की आशंकाएं है। गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट उस समय जारी की जब बच्चों के लिए टीकाकरण भी शुरू होने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के बीच प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करना होगा। इसके साथ ही कमेटी ने कोविड वार्ड को फिर से इस आधार पर तैयार करने की सलाह दी है, जिससे बच्चों के तीमारदारों को भी साथ रहने की अनुमति मिल सके। कांग्रेस नेतृत्व जिस छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त है, अब वहां भी अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। राज्य में महीनों से वहां के नेताओं के बीच चल रहे घमासान को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव मंगलवार को राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए थे। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद राज्य में सत्ता हस्तांतरण पर भी कुछ निर्णय निकालकर सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के दौरान जो पेंच फंसा था, अब वह बड़ा रूप ले चुका है। दरअसल बघेल को मुख्यमंत्री बनाने के समय से ही वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव सरकार के 2.5 साल पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि सत्ता का हस्तांतरण हो सके। सिंहदेव सत्ता के बंटवारे के फॉर्मूले का दावा कर रहे हैं, जबकि बघेल ऐसे किसी फॉर्मूले से इनकार कर रहे हैं। सिंहदेव इससे काफी नाराज भी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 90 में से 70 सीटें हैं और अधिकृत विधायक बघेल से संतुष्ट है। बीते 17 जून को सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद से ही सीएम के नाराज विधायक नेतृत्व परिवर्तन को हवा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रवाना होने से पहले कहा था कि बहुत दिनों बाद दिल्ली जाना हो रहा है। इससे पहले सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में वीरभद्र सिंह की अंत्येष्टि में हिमाचल प्रदेश गया था। उस दौरान प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी। बघेल ने बताया कि वह इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपालन और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएम पुनिया से भी मुलाकात करेंगे। उनसे पूछा गया कि क्या इस दौरान सिंहदेव भी बैठक में मौजूद रहेंगे, तब उन्होंने कहा कि राहुल जिसको बुलाएंगे, मुझे वैसे ही सूचना मिली है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो इस बात से काफी खुश है जिस प्रोजेक्ट सेक्टर को ग्रेनेड बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, उसने महज 5 माह के अंदर ही बेहतरीन काम करके दिखाया। उनके मुताबिक मार्च 2021 में इनको मंजूर किया गया था और महज 5 माह के अंदर ही सेक्टर ने 1 लाख से अधिक मल्टी मोल्ड ग्रेनेड का प्रोडक्शन कर लिया है। उनके मुताबिक इसमें से एक खुशी की बात यह भी है कि प्रोडक्शन ऐसे समय में किया गया जब देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पर थी और इस दौरान देश का पूरा सिस्टम ही मानो रुक सा गया था। ऐसे समय में भी इस प्रोडक्शन को मुकाम तक पहुंचाना इस सेक्टर ने देश को मजबूत किया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि वो मानते हैं कि ये रक्षा क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने ये बातें नागपुर में एक समारोह के दौरान कही थी। ये समारोह खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में बने ग्रेनेड को या यूं कहे कि स्वदेशी मल्टी मोड ग्रेनेड को सेना को सौंपने के लिए आयोजित किया गया था। राजनाथ सिंह ने डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 को एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा है कि वो इसको लेकर पूरी तरह से आशावांत है कि ये नीति तहत देश का टर्नओवर 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। इससे देश की सेना को जहां मजबूती मिलेगी, वहीं अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत बनेगी। फिलहाल वक्त हो चला है विराम का। विराम के बाद फिर से मिलते हैं। चाय तैयार है? मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल।
विराम के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बचे एकमात्र पंजशीर में लड़ाई खतरनाक मोड़ पर जाती दिख रही है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में से है जहां भी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि अंदराब में हुई लड़ाई में 50 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 20 से अधिक लड़ाकों को बंधक बनाया गया है। इस लड़ाई में तालिबान के क्षेत्रीय कमांडर के मारे जाने का दावा भी किया गया। वहीं पंजशीर समर्थक एक लड़ाके की मौत हुई है और 6 लोग घायल भी हुए। हालांकि तालिबान से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन एक तालिबान लड़ाके ने कहा है कि पंजशीर को माफ नहीं किया जाएगा। रविवार रात तालिबान से जुड़े एक सूत्रों ने दावा किया था कि बानू पर फिर से तालिबान का नियंत्रण हो गया है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में से एक है जहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ। वहां विद्रोहियों की अगुवाई कर रहे हैं अहमद मसूद के लड़ाके जंग के लिए तैयार है। नेशनल रजिस्ट्रेट फ्रंट यानी कि नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे मसूद ने कहा कि युद्ध की तैयारी है, पर अगर रास्ता निकालने के लिए बातचीत होती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में चल रहा विवाद क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों की आज राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। बताया जा रहा है कि दोपहर में इस मुलाकात का समय तय हुआ है। हालांकि दोनों नेता राहुल गांधी के निवास पर पहुंच गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली पहुंचने के बाद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपालन और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया से बात की। पीएल पुनिया ने ही राहुल गांधी से मुलाकात का समय तय करवाया था। बैठक में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव के साथ पीएल पुनिया और के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। हालांकि कल दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि उन्हें किसी दूसरे के बैठक में शामिल होने की जानकारी नहीं है। दिल्ली में हो रही इस हाई प्रोफाइल बैठक में सुलह का क्या फॉर्मूला निकलता है? प्रदेश में 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले पर अंतिम फैसले की भी उम्मीद है। इस बैठक पर पूरे प्रदेश की अभी निगाह है। बताया जा रहा है कि यह बैठक कांग्रेस की आंतरिक राजनीतिक दिशा भी तय करेगी। पिछले महीने विधानसभा के मॉनसून सत्र के ठीक पहले विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। इन आरोपों से सिंहदेव इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने आरोपों के संबंध में सरकार की ओर से सफाई या बिना विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। उत्तराखंड के चंपावत में स्वाला के पास सोमवार को लैंडस्लाइड के बाद टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे बंद हो गया है। चंपावत के डीएम विनीत तोमर ने बताया कि सड़क पर आए मलबा साफ करने में कम से कम 2 दिन तक का समय लगेगा। अफसरों से कहा गया है कि ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जाए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पहाड़ धीरे धीरे दरकना शुरू होता है और पूरा मलबा हाईवे पे आ जाता है। वहीं कुछ गाड़ियां और कई लोग भी मौजूद हैं। पहाड़ दुर्गंधता देखने के पीछे की ओर भागते हैं। उनमें से ही कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। उत्तराखंड में शुक्रवार को 14 मुसाफिर को लेकर नैनीताल जा रही एक बस लैंडस्लाइडिंग की चपेट में आने से बाल बाल बच गई थी। नैनीताल ज्योतिकोट कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे पर वीरभट्टी पुल से सटी बनियान नाला की पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर हाईवे पर आ गिरा था। ड्राइवर ने ठीक वक्त पर ब्रेक लगाकर बस को रोक लिया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 11 अगस्त को लैंडस्लाइडिंग में 14 लोगों की जान गई थी। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी रोड के निगाहसारी और चौरा के बीच में पहाड़ दरक गया था। इसे चट्टाने एक बस और कुछ गाड़ियों पर जा गिरी। हिमाचल से ही सोलन जिले के नालागढ़ में बरोड़ी कोटीवाला में एक बस के ऊपर चट्टान गिर गई थी। इस घटना में 32 लोग घायल हुए। 9 लोगों ने की मरने की खबर है। गन्ने की कीमतें अभी बढ़ाने की मांग को लेकर जालंधर में लुधियाना की तरफ धन्नोवाली रेलवे फाटक के पास नेशनल हाईवे रेलवे ट्रैक 5वें दिन भी जाम रही। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे किसानों की सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से चंडीगढ़ में बैठक होगी। इससे पहले ही पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही सरकार को घेरा है। सिद्धू ने कहा कि साल 2018 में गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ी है। वहीं इसी दौरान लागत
30% से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस दौरान पंजाब में कैप्टन की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार है। सिद्धू ने इसी बहाने अपना पंजाब मॉडल भी बताया कि इसमें सभी को सही कीमतें मिले, लाभ में बराबर हिस्सा मिले, फसली विभिन्नता उत्पादन व उत्पादन प्रक्रिया के लिए लाभदायक नीतियां बनाई जाए। नजर सीएम से बैठक पर लगी, इसके बाद ही किसान धरना हटाने या टोल प्लाजा ट्रॉलियां खड़ी कर पंजाब में चक्का जाम का अंतिम फैसला लेंगे। किसानों ने सोमवार को गन्ना खेती माहिरों के बाद मंगलवार से घोषित पंजाब में चक्का जाम लगाया है। इस साल कमजोर मानसून का अनुमान लगाने वाली प्राइवेट कंपनी स्काईमेट ने कहा कि इस साल बारिश का आंकड़ा सामान्य से 60% कम होगा। क्लाइमेट ने इससे पहले 13 अप्रैल 2021 को मानसून का पूर्वानुमान जारी किया था। उस समय देश में सामान्य बारिश होने की बात कही गई थी, लेकिन अपडेशन के अनुमान के मुताबिक अब इस साल बारिश के सामान्य से 60% तक कम रहने की संभावना है। मानसून के भौगोलिक असर की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, केरल और पूर्वोत्तर भारत में आगे भी बारिश कम रहने के आसार है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में सूखे की आशंका बनी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ज्यादा रहा। इस हिसाब से देश के केंद्रीय हिस्सों में फसलों के कमजोर रहने की आशंका भी अभी बताई जा रही है। स्काईमेट ने जून के लिए 106%, जुलाई के लिए 97 बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मानसून के पूर्वानुमान में बदलाव है। एलपीए का 94% कम कर दिया गया। मंथली बेसिस पर अब मानसून का पूर्वानुमान अगस्त में एलपीए के मुकाबले 80% बारिश हो सकती है। इस महीने 80% संभावना है कम बारिश की है, जबकि 20% संभावना सामान्य बारिश की रही है। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। प्राण प्रश्नोने वाचा आपे छे के न्यूज़। बात गामडानी होय के खेडूतना खेतर, कृषि बजारनी होय के मोंघवारीना मार्गनी, महिलानी मूंझवण होय के नाना वेपारीना मननी गूंचवण, विद्यार्थीनी बात, प्रजाने मूंझवती તમામ વાત એટલે જનતાની વાત। ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો। કે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત, જનતાના મુખે। દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 મેરેથોન માહિતી રજૂ કરતો ફોન ઇન કાર્યક્રમ जनतानी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते लोग घरों पर रहने को मजबूर हुए। इस कारण स्मार्टफोन समेत अन्य गैजेट पर बिताए जाने वाले वक्त में इजाफा हुआ था। हालांकि इससे ब्रिटेन में ऑनलाइन बेटिंग की लत बढ़ गई है। ब्रिटिश नियामक के मुताबिक महामारी आने के बाद ऑनलाइन दावा लगाने वालों की संख्या 12% बढ़ गई। कोरोना से पहले 1.8 करोड़ लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी करते थे। कोरोना के बाद ऐसे लोगों की संख्या 13 लाख बढ़कर 1.21 करोड़ तक हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे में दावा लगाने वाला नुकसान में है, वहीं ऑनलाइन बैटिंग खिलाने वाले ऑपरेटर्स मालामाल हो रहे हैं। उनका मुनाफा 75% बढ़ गया है। सट्टेबाजी की लत लगाने में लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा योगदान स्मार्टफोन का रहा है। इससे सट्टेबाजी आसान हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते सालों में ऑनलाइन ग्लेबलर्स में 50% दावा लगाने के लिए स्मार्टफोन का सहारा लिया गया। यह संख्या 2016 के मुकाबले 29% से ज्यादा। इसी दौरान लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए बैटिंग में गिरावट आई। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन बैटिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। 2018-19 में के मुकाबले बैटिंग का बाजार 8% बढ़ा हुआ है। फरवरी में आयोग ने ऑनलाइन बैटिंग को सुरक्षित बनाने के लिए बदलाव का ऐलान किया था। इसमें हार जीत की सीमा तय की गई थी। ऑपरेटर से कहा गया था कि यूजर्स के हितों को ध्यान में रखा जाए। इंदौर में चूड़ी बेचने वाला तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर दिया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। केस 13 साल की नाबालिग की शिकायत के बाद दर्ज कर लिया गया है। बच्ची ने बताया था कि तस्लीम ने उसे बुरी नीयत से छुआ और हाथ पकड़ा था। इसके बाद जब वो चीखी तो भीतर से मां आई और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने तस्लीम की पिटाई की थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद
एक समुदाय के लोगों ने थाने को घेर लिया था और पिटाई करने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। तस्लीम उत्तर प्रदेश से हरदोई का रहने वाला है। वह इंदौर के रानीपुरा स्थित मुसाफिर खाने में रुका हुआ था। पुलिस ने बताया कि तस्लीम के पास 2 आधार कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड मिला, जिस पर उसके पिता का नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक आधार पर हिंदू नाम लिखा है जबकि दूसरे पर मुस्लिम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी घटना पर इसी रिपोर्ट का हवाला दिया था। तीनों आईडी के नाम अलग अलग है। आईडी के हिसाब से उसके नाम तस्लीम, असलीम और गोलू हैं, जिनमें पिता का नाम मोहर अली, मोरसी और मोहन सी भी लिखा हुआ था। ग्रीनलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर पहली बार हुई मूसलाधार बारिश में वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी। नेशनल साइंस फाउंडेशन समिट स्टेशन के मुताबिक 14 अगस्त को पहली बार 10,551 फीट ऊंचे शिखर पर 7 करोड़ टन पानी गिरा है। इतनी बारिश होने के कारण यहाँ बर्फ की चादरें टूटकर बिखर गई। 1950 से जब से यहाँ का तापमान रिकॉर्ड करना शुरू किया गया है, तब से पहली बार ये जब बर्फ से पिघलने के दर रोजाना से 7 गुना तक ज्यादा थी। अमेरिका के नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि 14 अगस्त बारिश के कारण 8.72 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ पिघल गई है। NIIDS के रिसर्चर्स के कहना है कि इनके ऊंचे शिखर पर पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई। इस बारिश के कारण जितना बर्फ पिघल रहा है, उतनी बर्फ तो आमतौर पर हफ्तों से साल भर में पिघलती है। पर्यावरण में अभी जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, उससे ग्रीनलैंड तेजी से पिघल रहा है। ग्रीनलैंड की सबसे ऊंची चोटियों पर हुई बारिश का कारण एंटी साइक्लोन है। एंटी साइक्लोन एक दबाव वाला क्षेत्र होता है। जब हवा नीचे की तरफ दबने का गर्म हो जाती है, ऐसा होने पर दबाव बनता है और बारिश होती है। जिस तरह से अभी गर्मी हो रही है, उसकी सीमा पार हो चुकी है। दुनिया भर में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि बर्फ वाले इलाकों में खतरा बढ़ रहा है। ये पिघल रहे हैं, यह हैरत में डालने वाली बात है। कारोबारी के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। सेंसेक्स 55 अंक पर और निफ्टी 16.561 पर खुला था। फिलहाल सेंसेक्स 220 अंक चढ़कर 55 और निफ्टी 17 अंक बढ़ी है। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर बढ़त के साथ और 12 शेयर लाल निशाने में कारोबार कर रहे हैं, जिसमें बजाज फिनसर्व के शेयर 4%, टाटा स्टील के शेयर 2% से ज्यादा तेजी के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं नेस्ले इंडिया के शेयर में 1% से ज्यादा की गिरावट। बाजार को मेटल और बेकिंग शेयर से सपोर्ट मिल रहा है। NSE पर मेटल इंडेक्स में शानदार खरीदारी देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है। वेल्सपन कॉर्प्स के शेयर 4% और नेशनल एल्यूमिनियम के शेयर में 3% की बढ़ोतरी है। BSE पर 3,155 शेयर्स में कारोबार हो रहा है, जिसमें 1,770 शेयर बढ़त के साथ और 1,271 शेयर लाल निशाने में कारोबारी करते दिखाई दे रहे हैं। इन्फोसिस का शेयर BSE पर फ्लैट का कारोबार कर रहा है। BSE पर इन्फोसिस का मार्केट कैप पहली बार 7.70 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। भाईजान को रोकना पड़ा भारी। एक्टर सलमान खान हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए मुंबई से रूस रवाना हुए थे। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ASI सोमनाथ मोहंती ने सलमान खान को अनिवार्य सिक्योरिटी चेकिंग के लिए एंट्री गेट पर ही रोक लिया। इसके बाद ये मामला काफी चर्चा में रहा था और CISF ऑफिसर सोमनाथ सोशल मीडिया पर हीरो बन गए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने के कारण सोमनाथ मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। CISF ऑफिसर सोमनाथ मोहंती ने सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोककर अपनी ड्यूटी निभाई थी, लेकिन बाद में सोमनाथ मोहंती पर खुद प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक CISF ने ओडिशा के एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के बाद सोमनाथ मोहंती का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। मीडिया से बातचीत करने के कारण सोमनाथ का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया, क्योंकि ये CIFS प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। CISF के सोमनाथ का मोबाइल फोन इसलिए भी जब्त किया ताकि वे भविष्य में इस घटना के बारे में मीडिया से बातचीत न कर पाए। सोमनाथ मोहंती ओडिशा के नयागढ़ जिले के रहने वाले हैं। सलमान खान को CIF ऑफिसर
सोमनाथ मोहंती द्वारा एयरपोर्ट पर अनिवार्य सिक्योरिटी चेकिंग के लिए रोकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। इसके बाद यूजर्स ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए CISF के ASI सोमनाथ की जमकर तारीफ भी की। कई यूजर्स ने CIFS ऑफिसर सोमनाथ को रियल सुपर हीरो भी कहा था। अभी खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।